चलिए शुरू कर रहे हैं। लिमिटेशन एक्ट देख लेते हैं। कल हमने लास्ट सेक्शन नंबर 5 डिस्कस किया था, थियरी उसकी बाकी थी। बोलो कौन से पॉइंट्स में आपके डाउट्स हैं? सेक्शन 3 में लास्ट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ऐसा बोला है, जो ऊपर का कंसेप्ट था उससे रिलेटेड ही है कि कोर्ट ने अगर मान लो ऐसा कोई डिसीजन दिया जहाँ पे वो लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद भी केस को अलाउ कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो ज्यूरिसडिक्शन का मैटर नहीं है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब कि उनके पास पावर्स है या नहीं। बट यहाँ पे हमने कल बात की थी कि कोर्ट के पास बहुत बार ऐसे पावर्स होते हैं कि सिर्फ टाइम का प्रॉब्लम है ना, कि थोड़ा लेट आ गए, तो उतनी सी बात के लिए केस को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। देखो मैटर क्या है, वो कितना सेंसिटिव मैटर है उस पर डिपेंड करता है। अगर मैटर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो आप छोटे मोटे ग्राउंड पे अगर केस डिसमिस कर दोगे तो उसमें कहीं ना कहीं उस पार्टी के साथ इनजस्टिस ज्यादा हो जाएगा। तो कोर्ट बहुत बार इन रूल्स को सेट असाइड करके अपने पावर्स का यूज करके ऐसे लेट आने वाले केसेस भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो अगर उन्होंने ऐसा किया तो इट इज अलाउड। वो ज्यूरिसडिक्शन को ब्रीच करने वाली बात है ऐसा नहीं माना जाएगा, ये क्लैरिफाई किया। ठीक है, और कोई पॉइंट में कोई क्वेरी? बाकी इसी में सेक्शन 3 में हाँ एक वर्ड है वहाँ पे, सुओ मोटो। सुओ मोटो का मतलब है ऑन इट्स ओन मोशन, मतलब आप अपनी मर्जी से एक्शन ले सकते हो। मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। जब भी कोर्ट में कोई केस फाइल होता है तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो खुद ही पहले चेक कर ले लिमिटेशन पीरियड है या खत्म हो गया। अगर लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया है तो कोर्ट सामने से आपका केस रिजेक्ट कर देगा बिकॉज यू आर लेट। अदरवाइज अगर कोर्ट ने इस पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया और केस एक्सेप्ट कर लिया तो दूसरा ऑप्शन क्या है, जो अपोजिशन पार्टी है वो ऑब्जेक्शन रेज करेगी, बोले सर ये केस तो बनता ही नहीं है। बोले क्यों? लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया। तो उनके बोलने पे अगर कोर्ट ध्यान देगा तो भी वो केस को रिजेक्ट कर सकता है। तो आइदर इट कैन डू इट सुओ मोटो और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द अपोजिट पार्टी, दोनों में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, और कोई पॉइंट? सेक्शन 3 सेक्शन 5 क्लियर है यहाँ तक? तो बेसिक ऑब्जेक्टिव हमने देखा था कि भाई टाइम बाउंड होगा ये सब। आप कभी भी केस फाइल करने चले जाओगे तो सिविल मैटर्स में एक पॉइंट के बाद आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, ये क्लैरिफाई उन्होंने किया था। अब सेक्शन नंबर 5 में हमने देखा था डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज। सफिशिएंट कॉज में मैंने आपको बेसिक इतना बताया कि अगर कोई जेन्युइन रीजन है, आप थोड़ा सा लेट हो गए हो और आप कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हो कि हमें टाइम एक्सटेंशन इस रीजन से मिलना चाहिए और उनको लगता है कि रीजन जेन्युइन है, तो आपको टाइम एक्सटेंशन अलाउ कर सकते हैं। डन। इसकी हमने लैंग्वेज डिस्कस नहीं की थी, मैं अभी भी पेंडिंग रख रहा हूँ बिकॉज पीछे कुछ सेक्शंस दे रखे हैं जो इसी लाइन पे, तो पहले वो सेक्शंस कंप्लीट करते हैं, इसको अपने लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार सेक्शन 5 से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ब्लॉक है उस पर आ जाओ। सेक्शन 3 नहीं, सेक्शन 3 ये बता रहा है कि कोर्ट के पास क्या पावर्स है। तो उन्होंने बोला कि जो लिमिटेशन एक्ट का पूरा कंसेप्ट है, दिस इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन ऑन कोर्ट। कोर्ट के पावर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये बात क्लैरिफाई कर रहा है सेक्शन 3। सेक्शन 5 ऑन द कॉन्ट्ररी ये बोल रहा है कि आप एज एन एप्लीकेंट अगर लेट हो गए केस फाइल करने में और अगर आपको कोर्ट को रिक्वेस्ट करनी है कि हमें थोड़ा सा टाइम एक्सटेंशन दे दो, तो वो एक्सटेंशन देने का पावर कोर्ट के पास है। तो 3 में बोला कोर्ट के पावर्स की बात की और सेक्शन 5 में बोला कि आपके राइट्स क्या है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज आपको राइट देता है टू अप्लाई फॉर टाइम एक्सटेंशन। अब वो टाइम एक्सटेंशन अलाउ करना है नहीं करना है वो डिसीजन किसका रहेगा? कोर्ट का रहेगा। इसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब कोर्ट की मर्जी वेदर टू अलाउ और नॉट। वो ना भी बोल सकते हैं, हाँ भी बोल सकते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट जो ब्लॉक है सेक्शन नंबर 6, 7, 8 और 9। देखा जाए तो ये चारों सेक्शन आपस में कनेक्टेड है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेक्शन नंबर 9 से, उसकी पहले स्टोरी समझा रहा हूँ आपको। सेक्शन 9 क्या बोलता है, टाइटल क्या है सेक्शन 9 का, देखना क्या बोला, कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम। ठीक है, ये सब आपस में एसोसिएटेड टॉपिक्स है। सेक्शन 9 सिंपली ये बोल रहा है कि आपका लिमिटेशन पीरियड का जो काउंटिंग है, एक बार वो स्टार्ट हो गया तो उसमें पॉज बटन नहीं, सीधा स्टॉप होगा, स्टार्ट एंड स्टॉप, बीच में पॉज नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब हुआ? अब ये लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट कब से होगा? आपके और मेरे बीच में जो भी सिविल डिस्प्यूट है वो अराइज कब हुआ? आज अराइज हुआ। ठीक है, आज डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, लिमिटेशन पीरियड कल से स्टार्ट होगा, आज से नहीं। फिर वो टाइम के ऊपर मैच नहीं करेंगे कि दोपहर के 3 बजे थे या शाम के 5 बजे थे, वैसे नहीं होगा। डेट टू डेट चलता है। आज डिस्प्यूट हुआ ना, कल से लिमिटेशन पीरियड सामने वाली पार्टी का स्टार्ट हो गया कि वो कभी भी आप पे केस फाइल कर सकता है। अब वो लिमिटेशन पीरियड 3 मंथ्स का है, 3 ईयर्स का है, 6 मंथ्स का है, दैट डिपेंड्स ऑन द शेड्यूल, बट काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। ये पॉइंट क्लियर? अब एक बार लिमिटेशन पीरियड कल से स्टार्ट हो जाएगा तो मान लो अगर वो 6 महीने का है तो 6 मंथ्स कॉन्स्टेंट चलेगा। फिर आप बीच में ये नहीं बोल सकते कि मेरी तबियत खराब हो गई थी, 15 दिन में हॉस्पिटल में था तो केस फाइल करना पॉसिबल नहीं था, तो बोले वो 15 दिन इसमें काउंट नहीं होने चाहिए, मुझे और एक्सटेंशन मिलना चाहिए। वो प्रैक्टिकली कैलकुलेट करना, उसको वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है। तो कोर्ट ने या एक्ट में गवर्नमेंट ने सिंपल बोल दिया, एक बार लिमिटेशन पीरियड काउंट होना स्टार्ट हो गया
तो फिर वो कंटिन्यूस चलेगा कॉन्जिक्यूटिवली, उसको आप बीच में पॉज नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो सेक्शन 9 सिंपली ये बोल रहा है कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम, इतना ही पॉइंट। अब इसके बेसिस पे बाकी के सेक्शंस हैं 5, 6, 7, 8 जो हम देख रहे हैं वो सारे इससे कनेक्टेड है। पहले सेक्शन 6 की बात करेंगे। यहाँ पे बात हो रही है लीगल डिसेबिलिटी की। एक होता है डिसेबिलिटी, एक होता है लीगल डिसेबिलिटी, दोनों में बहुत फर्क है। डिसेबिलिटी का मतलब क्या है? आप बोल रहे हो मैं बीमार हो गया, तबीयत खराब हो गई, अपने साथ होता है ऐसा, क्लास पे भी आना होता तो होता है। जिस दिन मैं टेस्ट रखता हूँ ना उस दिन कोई वायरस फैल जाता है। हाँ, जिस दिन टेस्ट होती है पता नहीं क्या महामारी आ जाती है, 2-4 लोग ऐसे बीमार हो जाते हैं और वो बीमारी 24 घंटे में ठीक भी हो जाती है। अगले दिन एकदम प्रॉपर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मेडिकेशन नहीं, कोई हेल्थ इशू नहीं, उस दिन सब कुछ हो जाता है। अब ऐसे आप रीजन आके देते हो, बोले सर तबीयत खराब थी, बीमार थे, मैं बोर हो जाता हूँ। मैं कितने बोलता हूँ एक्सक्यूज ऐसा लाओ कि कुछ इंटरेस्टिंग लगे, चाहे झूठ ही बोल रहे हो तो वैसे ही पता है, लेकिन कुछ अच्छा लेके आओ इंटरेस्टिंग, कि मेरे पास भी एक्सक्यूजेस की वैरायटी हो। वही ट्रैफिक था, गाड़ी पंचर हो गई थी, बीमार हो गए थे, इससे कुछ नया लेके आओ तो कुछ इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन आते यही पॉइंट है। अब कोर्ट में भी आप यही बोल रहे हो, पूरा शेड्यूल लेके चले गए, सर 1 साल का लिमिटेशन पीरियड था, ये तारीख पे मुझे इतना इतना बुखार हो गया था, ये डॉक्टर के हम वो लेटर भी लेके आ गए, सब कुछ है। कोर्ट बोलेगा यार ये सब छोटी मोटी बातें आप लेके आओगे तो आपका लिमिटेशन पीरियड क्या हम कैलकुलेट करते रहेंगे, इतने दिन बुखार था, इतने दिन गाड़ी पंचर हो गई थी, इतने दिन वायरल हो गया था, वो सब नहीं चलने वाला। तो डिसेबिलिटी और लीगल डिसेबिलिटी में फर्क है। अब लीगल डिसेबिलिटी का सिंपल मतलब ऐसी प्रॉब्लम जो कोर्ट एड्रेस करता है कि हाँ भाई ये जेन्युइन इशू है और इसको हम कंसिडर करेंगे। अब लिमिटेशन पीरियड अगर एक बार स्टार्ट हो गया फिर तो बीच में पॉज हो नहीं सकता। तो ये सेक्शन 6 में जो बात हो रही है लीगल डिसेबिलिटी की, ये तभी रेलेवेंट मानी जाएगी जब आप उस दिन पे ऑलरेडी लीगली डिसेबल्ड थे जिस दिन वो डिस्प्यूट अराइज हुआ। अगर उसके बाद बीमार पड़े तो सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8 आपकी कोई मदद नहीं करेगा। तो पहले ये चीज क्लियर कर रहा हूँ कि तीनों सेक्शंस का यूज तभी होगा जब यू आर ऑलरेडी फेसिंग अ डिसेबिलिटी व्हेन दैट इंसिडेंट हैपेंड। उसके बाद अगर डिसेबिलिटी आई तो वो इन सेक्शन से आपको बाहर कर देगी। समझ आ रहा है? अब डिसेबिलिटी का मतलब क्या, लीगल डिसेबिलिटी एग्जैक्टली है क्या, इन्होंने समझाया। एक एग्जाम्पल है उसका माइनर होना, बिलो 18। तो बीइंग अ माइनर इज अ लीगल डिसेबिलिटी बिकॉज लीगली आपके पास उतने राइट्स नहीं है, आपको उतना नॉलेज नहीं है, या लीगल सिस्टम आपको कॉम्पिटेंट इनफ नहीं मानता कि आप खुद से केस फाइल कर सको। तो बीइंग अ माइनर इज अ लीगल डिसेबिलिटी। तो जिस दिन वो एक्शन हुआ, जिस दिन आपका नुकसान हुआ, डिस्प्यूट हुआ, उस दिन अगर आप माइनर थे तो आपका लिमिटेशन पीरियड तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक आप मेजर नहीं हो जाते। कुछ समझ आए? इसका मतलब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है या टाइम कट डाउन कर दिया? लिमिटेशन पीरियड कम हो गया कि बढ़ गया? बढ़ गया ना। अभी मान लो आप 16 ईयर्स के हो तो अभी 18 होने में 2 साल लगेंगे। जल्दी हो सकता है कुछ, फास्ट फॉरवर्ड करने का ऑप्शन है 1.25, 1.5 अपने यूट्यूब पे करते हैं वैसे, वो होगा नहीं, 2 साल पूरे जाएंगे। आपका लिमिटेशन पीरियड मान लो उस पर्टिकुलर केस में 1 ईयर का है, तो ये 1 ईयर का लिमिटेशन पीरियड काउंट होना स्टार्ट कब होगा? जब आप 18 के हो जाओगे। तो ये पूरे 2 साल आपका लिमिटेशन पीरियड माना ही नहीं जाएगा, वो स्टार्ट ही होगा उसके बाद। तो इन शॉर्ट आपको टाइम ज्यादा ही मिल रहा है। तो इस टाइप का बेनिफिट सेक्शन 6, सेक्शन 7 और सेक्शन 8 आपको प्रोवाइड करता है अलग अलग सर्कमस्टेंसेज में। वन ऑफ द लीगल डिसेबिलिटीज बीइंग अ माइनर। दूसरा भी बोला माइनर के साथ साथ देखो इनसेन। इनसेन और इडियट मतलब वो सिमिलर हो गया। इनसेन मतलब कुछ मेंटल हेल्थ इशू है, ठीक है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब अगर कोई मेंटली कोई चैलेंजेस फेस कर रहा है या मेंटल हेल्थ उसकी ठीक नहीं है, उसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो फिर उसको ये सब कोर्ट केस लिमिटेशन पीरियड क्या समझ में आएगा? तो बोला दिस स्टेट ऑफ माइंड इज अ लीगल डिसेबिलिटी। और अगर ये उस दिन एग्जिस्ट करती थी तो उसका लिमिटेशन पीरियड तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। तो लीगल डिसेबिलिटी में आपका ये खांसी, जुकाम, बुखार, हेडेक, ये सब जो चलता रहता है ना, जो आता जाता रहता है, वो काउंट नहीं होता है। लीगल डिसेबिलिटी में माइनर होना या मेंटली कोई सर्टिफाइड डॉक्टर ने किया हो प्रूव कि हाँ भाई प्रॉब्लम है, तो फिर वो कंसिडर होता है, अदरवाइज नहीं होता। ये पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि भाई कोई लीगल डिसेबिलिटी, कोई ऐसी बीमारी जिसको इस सेक्शन में कंसिडर किया जा रहा है, वो अगर आप फेस कर रहे हो तो जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। ये एक सिचुएशन। अच्छा, दूसरी सिचुएशन यहाँ पे ये बोलिए कि एक बीमारी आपकी ठीक हुई, अगले दिन दूसरी बीमारी हो गई आपको, मतलब ब्रेक भी नहीं लिया आपने, बैक टू बैक चल रहा है, ठीक है, तो एक बीमारी खत्म हुई दूसरी आ गई, ऐसा कुछ हो गया तो यहाँ पे सेक्शन 6 में बोला हमें कोई जल्दी नहीं, आपकी आखिरी बीमारी जब ठीक हो जाएगी ना, जब उसके बाद कुछ आपका पेंडिंग नहीं होगा वो, ठीक है, लिस्ट में, तो फिर आपका लिमिटेशन पीरियड काउंट करना हम स्टार्ट कर देंगे लोग। इससे ईजी आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो सेक्शन 6 में बोल दिया कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज हो या एक के बाद एक बैक टू बैक कोई डिसेबिलिटीज आ जाए, तो आपकी आखिरी डिसेबिलिटी ठीक होने के बाद आपका लिमिटेशन पीरियड हम काउंट करना शुरू करेंगे। तब तक केस फाइल नहीं करोगे ना, कुछ नहीं बोलेंगे। ये एक बात क्लियर हो गई। अच्छा, आप ऐसा बोल रहे हो कि ठीक है डिसेबिलिटी है, समझे, लेकिन मुझे केस फाइल करना है, मैं लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होने का वेट नहीं करना चाहता, तो आप केस फाइल कर सकते हो या नहीं कर सकते? आप गए, कोर्ट ने बोला नहीं नहीं अभी तो आपका लिमिटेशन पीरियड भी स्टार्ट नहीं हुआ, ये तो बोनस है, अभी क्या केस फाइल करना है, जब लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा, ठीक हो जाओगे तब फाइल करना। बट आप बोले नहीं मुझे जस्टिस की जल्दी है ना भाई, मुझे वेट नहीं करना है, तो आपको कोई रोक नहीं रहा है। दिस इज अ प्रिविलेज, दिस इज नॉट अ बैरियर
कि आप फाइल नहीं कर सकते। आप चाहो तो फाइल कर सकते हो, एक माइनर भी केस फाइल कर सकता है, लेकिन इन सुपरविजन ऑफ अ मेजर गार्डियन आप केस फाइल कर सकते हो। बट नहीं है आपके पास कोई अरेंजमेंट और आपको वेट करना है, तो 18 ईयर्स के होने तक आपका लिमिटेशन पीरियड हम स्टार्ट नहीं करेंगे। सो दिस इज अ फैसिलिटी, दिस इज नॉट अ बैरियर। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो सेक्शन 7 में यही बात बोली है जो मैंने आपको बताई कि एक तो एक के बाद एक आपको डिसेबिलिटीज आती गई, बोले आखिरी वाली ठीक हो जाएगी ना तब। मल्टीपल डिसेबिलिटीज थी एट ए टाइम, तो भी सारी ठीक हो जाने के बाद अच्छा कोई डिसेबिलिटी ऐसी हो जो लाइफ टाइम है, हो सकता है कोई डिजीज या कोई ऐसा कोई इशू जो लाइफ टाइम है, तो अब लिमिटेशन पीरियड कब स्टार्ट होगा? कभी ठीक नहीं होने वाला इंसान फिर क्या करे? बोले उसके मरने के बाद स्टार्ट होगा। ये सच में बोला है, बोला जिस दिन वो पर्सन की डेथ हो जाएगी ना, उसके नेक्स्ट डे से उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। बोले ये क्या स्कीम है, लिमिटेशन पीरियड तब स्टार्ट होगा तो केस फाइल करने कौन आएगा? और अगर आ गया तो फिर ठीक है टेंशन हो जाएगी, बोले भूत बन के आया क्या हुआ? ठीक है, तो ऑब्वियसली वो फिर रिस्क वाला काम है। तो बोला कि इस सिचुएशन में लिमिटेशन पीरियड डेथ के बाद स्टार्ट होने का मतलब ये है कि उसके मरने के बाद उसके फैमिली मेंबर्स उसके बिहाफ पे केस फाइल कर सकते हैं। अब सोचो इतनी दूर की सोची है लॉ में, और क्या करेंगे? गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है? मल्टीपल बीमारियां हैं, कोई बात नहीं, सारी ठीक हो जाने दो, एक के बाद एक बीमारी हो रही है, आखिरी वाली ठीक हो जाने दो, बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, कोई बात नहीं, मरने के बाद केस फाइल कर लेना। इससे ज्यादा तो कानून आपके लिए क्या कर सकता है? तो उन्होंने अपना बेस्ट दिया है, अब बाकी का डिसीजन आपको लेना है कि कब केस फाइल करना है। बोलो क्लियर ये चीज? लास्ट पॉइंट देखना उसमें सेक्शन 6 में, बोला दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू अपील्स। कल अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ओरिजिनल केस और अपील। ओरिजिनल केस मतलब जब फर्स्ट टाइम आप फाइल कर रहे हो, हार गए तो फिर अपील में जा रहे हो, तो ये सब प्रोविजंस तब एप्लीकेबल होते हैं जब आप ओरिजिनली फर्स्ट टाइम केस फाइल कर रहे हो एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ अपील, क्योंकि अपील का मतलब तो आपने ऑलरेडी पहले केस फाइल किया है, तो फिर ये चीज बीच में कहां से आ गई? पूरा प्रोसेस तो हो चुका है। अब अपील में तो क्या है, वो 30 डेज 60 डेज 90 डेज का टाइम मिलता है, जितने टाइम में आपको अपील फाइल करनी होती है। अच्छा वहां पे अगर डिले हो गया, 30 डेज में आप अपील नहीं फाइल कर पाए, तो कोई और सेक्शन है जो आपकी हेल्प कर सकता है टाइम एक्सटेंशन के लिए? सेक्शन 5 जो कल अपन ने बात की अभी स्टार्टिंग में देखे, सफिशिएंट कॉज, तो वो वाला सेक्शन आपको हेल्प कर सकता है। बट इस सेक्शन में आपके लिए उसमें कोई रिलीफ नहीं। तो कौन से सेक्शन में अपने राइट्स को क्लेम करना है ना, टेक्निकली आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गया? पॉइंट समझ आए? तो सेक्शन 6 यहाँ पे कंप्लीट। 7 देख लो, वो भी इसी से रिलेटेड सिचुएशन है। वहां पे ऐसा बोला है कि जो एप्लीकेंट है, पार्टी टू द केस, प्लेंटिफ जिसको अपने बोलते हैं, जो अप्लाई करेगा कि मुझे जस्टिस चाहिए, वो आप अकेले नहीं हो, आपके साथ और भी लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है या जिनका डिस्प्यूट है मेरे अगेंस्ट, और आप सब मिलके केस फाइल करना चाहते हो। बट वन ऑफ यू इज फेसिंग सम डिसेबिलिटी, लीगल डिसेबिलिटी। तो इसमें कोर्ट ने ये बोला कि देखो आप सब एज अ ग्रुप केस फाइल करना चाहते हो ज्वाइंटली, अगर आप में से कोई पर्सन लीगल डिसेबिलिटी फेस कर रहा है और वही मेन पर्सन है, मेन पार्टी टू द केस है, और बाकी सब तो उसके सपोर्ट में है, तो फिर उसके ठीक होने का वेट किया जा सकता है। उसको ठीक हो जाने दो, आराम से फिर लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर वो मेन पार्टी नहीं है और बाकी के लोग भी कॉम्पिटेंट इनफ है कि उसके बिना भी केस फाइल कर सकते हैं, तो फिर वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर हम लिमिटेशन पीरियड जो है काउंट करना रेगुलरली स्टार्ट कर देंगे जैसा होना चाहिए। तो दो सिचुएशंस आपको बता दी कि जो पर्सन डिसेबल्ड है, क्या वो मेन पार्टी टू द केस है या उसके बिना भी केस फाइल हो सकता है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। इफ एंड देन वाली कंडीशन आ गई। क्लियर? आप पढ़ लो सेक्शन 6 और 7 दोनों की लैंग्वेज पढ़ लो अच्छे से, फिर मैं सेक्शन 8 पे चलता हूँ। और 7 में भी लास्ट पॉइंट में सेम बोला है कि ये सेक्शन भी अपील्स पे एप्लीकेबल नहीं है, लॉजिक वही रहने वाला है।
बोलो सेक्शन 6 में लैंग्वेज में कोई डाउट हो? अब ये इंस्टेंसेस आपको समझ आ गए कि कॉन्जिक्यूटिवली एक के बाद एक बीमारी हो रही है, या फिर एक साथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज थी, या फिर डेथ तक कंटिन्यू हो रही थी। 3 इंस्टेंसेस, आप तीनों को पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर दो, लैंग्वेज वाला पार्ट आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 7 में कोई क्वेरी किसी को? इसमें जॉइंट केस फाइल करने की बात हो रही है जहाँ पे एप्लीकेंट्स एक से ज़्यादा है, और उसमें 2 पॉसिबिलिटीज हमने देख ली। सीजेस टू एग्जिस्ट का मतलब है कि लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो गई। जैसे आप माइनर थे, एग्जाम्पल, दैट वाज अ लीगल डिसेबिलिटी। आप जैसे ही 18 ईयर्स के हो गए, वो डिसेबिलिटी अब एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप माइनर से मेजर हो गए। दिस इज वन ऑफ द। सीज करना मतलब एंड हो जाना, सीज मतलब एंड हो जाना। हाँ, डिक्शनरी मीनिंग वैसा है कि सीज मतलब एंड हो जाना। ठीक है, और कोई पॉइंट किसी का डाउट? एग्जिस्ट कहाँ पे बोला? उस एग्जिट बोला, सेंटेंस बता दो एक बार, एक मिनट। लीगल डिसेबिलिटी सीजेस टू, नहीं, ओके, वो कुछ एरर हो सकता है। जस्ट इन सच अ केस द पर्सन विल बी एंटाइटल्ड टू फ्रेश स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लिमिटेशन फ्रॉम द डेट ऑन विच द लीगल डिसेबिलिटी सीज टू एग्जिस्ट आएगा। वो आप करेक्शन कर लो, एग्जिट नहीं एग्जिस्ट, मतलब लीगल डिसेबिलिटी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाना। वो टाइपिंग एरर है, एग्जिट नहीं एग्जिस्ट आएगा। 6 सेक्शन में सेकंड पॉइंट है ना, उसमें हाईलाइट किया लीगल डिसेबिलिटी सीज टू एग्जिट, वो एग्जिट नहीं है एग्जिस्ट है। ऑटो करेक्ट भी कभी कभी ढूंढ नहीं पाता। ठीक है, बोलो और कुछ सेक्शन 6 और 7 में? लैंग्वेज क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो सेक्शन नंबर 8। ये एक अच्छा सेक्शन है, टेक्निकली थोड़ा आपका दिमाग यूज होगा इसमें, समझ लो क्या हो रहा है। मैं एक सिचुएशन समझा देता हूँ। इन्होंने ऐसा बोला, सेक्शन 8 में ना 2 कंडीशन है, एक मेन कंडीशन है और एक है ना हाउएवर करके उसका एक्सेप्शन है। इसको ना लीगल लैंग्वेज में अपने बोलते हैं प्रोविजो। एक टर्म यूज करते हैं लीगली, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। प्रोविजो मतलब अभी आप एक्सेप्शन समझ सकते हो जनरल लैंग्वेज में, ठीक है। तो पहले मैं आपको मेन कंडीशन बता रहा हूँ, फिर उसका एक्सेप्शन या प्रोविजो बताता हूँ कि क्या हो रहा है। सेक्शन 8 की मेन कंडीशन ये बोलती है कि अगर किसी ने भी एज अ पर्सन, एज एन एप्लीकेंट, सेक्शन 6 या सेक्शन 7 का यूज किया, लीगल डिसेबिलिटी होने का बेनिफिट क्लेम किया, तो उसके ऊपर सेक्शन 8 अप्लाई हो जाएगा। और सेक्शन 8 ये बोलता है कि इस सिचुएशन में आपका जो डिसेबिलिटी का टर्म है वो खत्म होने के बाद जो मैक्सिमम लिमिटेशन पीरियड आपको मिल सकता है इन एनी सर्कमस्टांसेस, वो कितना हो सकता है? 3 इयर्स। ये 3 इयर्स इन्होंने सेक्शन 8 में फिक्स कर दिया। इसमें और कोई इफ एंड देन नहीं आएगा, एक ही क्वांटिटी डिफाइन कर दी, 3 इयर्स। तो अगर आप बोलते हो कि मैं सेक्शन 6 में लीगली डिसेबल्ड था और 4 साल से मैं डिसेबिलिटी फेस कर रहा था, तो 4 साल मेरा लिमिटेशन पीरियड काउंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप क्लेम कर लो। लेकिन जैसे ही आप सेक्शन 6 के बेनिफिट की बात करोगे, सेक्शन 8 अपने आप आ जाएगा। और सेक्शन 8 क्या बोलेगा कि भाई अब ठीक हो गए, आप 4 साल आपके चले गए, कोई बात नहीं, अब तो ठीक हो गए, तो अब से आपके पास लिमिटेशन पीरियड कितना बचा है? 3 साल का। ये बात कौन बोल रहा है? सेक्शन 8। समझ आया? तो सेक्शन 8 ने एक जनरल पॉइंट सबके लिए डिफाइन कर दिया। जो भी सेक्शन 6 या 7 में अपना बेनिफिट क्लेम करता है, उस पर यह बात अपने आप बाई डिफॉल्ट अप्लाई हो जाती है। इतना क्लियर हुआ? तो मेन कंडीशन उन्होंने बता दी कि आपका जो भी डिसेबिलिटी का ड्यूरेशन है ना, लीगल डिसेबिलिटी, वहां से 3 साल। मैं इसको एज एन इक्वेशन लिख रहा हूं तो वो आपके लिए याद रखना इजी रहेगा। लीगल डिसेबिलिटी का टर्म, जैसे अपन ने 4 साल का एग्जाम्पल लिया, जो भी है, प्लस 3 इयर्स, आपका मैक्सिमम लिमिटेशन पीरियड इतना होगा, यहाँ पे बात खत्म हो जाएगी। ये सिचुएशन दे दी। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है वो बताता हूँ। मैंने आपको बोला था कि जो ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड होता है किसी भी केस में, वो कितना भी हो सकता है, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 30 साल तक भी जाता है। मान लो आपके केस में जो आपका सब्जेक्ट मैटर है कोर्ट में जाने का, उसमें लिमिटेशन पीरियड नॉर्मली 12 साल का होता है, अज्यूम कर लो। तो इसको अपने क्या बोलेंगे? ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड, इट इज 12 ईयर्स। ये अजम्पशन ले रहे हैं अपने एज एन एग्जाम्पल। और आपका यहाँ पे इस केस में ना लीगल डिसेबिलिटी थी 4 साल की। अब आप ये दोनों चीजें देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सेक्शन यूज करके नुकसान हो गया। सेक्शन 6 और सेक्शन 7 का फायदा लेने गया मैं, तो 4 साल तो मैं डिसेबल्ड था, उसके बाद मुझे सिर्फ 3 साल मिले, टोटल कितने हो गए? 7 साल। और अगर मैं मान लो ये क्लेम ही नहीं करता, 4 साल मैं डिसेबल्ड था, मैं नहीं बताता, तो मेरे पास ओरिजिनली लिमिटेशन पीरियड कितना पड़ा था? 12 साल। तो आपको नहीं लगता ये क्लेम करके आपके पास टाइम कम हो गया, जबकि ये सेक्शन तो आपके बेनिफिट के लिए बनाया था। तो उन्होंने ये प्रोविजन बनाने के बाद इस चीज को भी एड्रेस किया कि यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, तो इसको इन्होंने एक्सेप्शन में रख दिया। अब बोला कि अगर ये सिनारियो है तो उस असेसी या उस एप्लीकेंट को लिमिटेशन पीरियड कितना मिलना चाहिए? 7 साल या 12 साल? 12 साल, ठीक है, विच एवर इज हायर, उसके फेवर में बात कर दी। अच्छा, अब ये नंबर का गेम हो गया, उल्टा कर देते हैं। लीगल डिसेबिलिटी है ना 10 साल तक रही, अब ये 13 हो गया,
अब क्या करें, 12 या 13? 13, समझ आ रहा है? तो ये प्रोविजन आपके फेवर में जा रहा है, दोनों में से जो भी हायर होगा ना वो आप क्लेम कर सकते हो। तो मैंने ना इसको एक इक्वेशन की तरह बना दिया, लीगल डिसेबिलिटी प्लस 3 इयर्स और ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड, दोनों में से विच एवर इज हायर, विच एवर इज मोर। ये सिंपल इसका क्रक्स है या कंक्लूजन है। अब आप सेक्शन 8 की पूरी लैंग्वेज पढ़ो, जो मैंने बोला उससे आप रिलेट करो। एग्जाम्पल्स चाहिए तो नंबर्स में दोनों लिख लो, एक तो ये 10+3 वाला है, दूसरा 4+3 वाला लिख लो, और सामने ये 12 ईयर्स। तो इस सिचुएशन में 12 सिलेक्ट होगा और ये वाले केस में 13 सिलेक्ट होगा। इक्वेशन के फॉर्म में क्या रिकॉल करना लास्ट डे पे बहुत ईजी रहेगा, आपको लैंग्वेज नहीं पढ़नी पड़ेगी, अपने वर्ड्स में आराम से लिख सकते हो। बोलो, लिख लिया? सेक्शन की लैंग्वेज में कोई कंफ्यूजन? समझ आया क्या बोला यहाँ पे? अब ये सेक्शन एक केस लॉ की तरह भी घुमा के पूछ सकते हैं, क्योंकि छोटा सा पॉइंट है, सीधा पूछेंगे तो कुछ मतलब नहीं है। आपको यही सिचुएशन दे देंगे और केस बनाना बहुत ईजी होता है। आपको ये सिचुएशन दिख रही है, इस पे केस बन जाएगा। कोई असेसी का या पर्सन का, एप्लीकेंट का नाम दे देंगे कि मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, उसको कोई लीगल डिसेबिलिटी थी, लीगल डिसेबिलिटी उसकी 5 साल में ठीक हो गई, लेकिन उसके पास ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड 12 ईयर्स का था। अब इस सिचुएशन में बताओ कि उसको क्या क्लेम करना चाहिए, सेक्शन 8 उसके लिए बेनिफिशियल है या उसमें उसका नुकसान है, क्या होगा? आपको अपना कंक्लूजन देना है, तो पहले ये पूरी चीज सेक्शन 8 समझाना पड़ेगा, एंड देन लास्ट में आपका कंक्लूजन। वो नंबर्स पे डिपेंड करता है, ये वाला केस हो सकता है या सेकंड वाला, तो आप वैसे उसको केस के फॉर्म में रिलेट कर सकते हो। इतना छोटा सा पॉइंट है, सेक्शन देख के लास्ट डे पे ऐसा स्ट्राइक नहीं होगा इसमें से केस बन जाएगा, बट इतने से पॉइंट को ये लोग केस में यूज करेंगे ना, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। इंट्रोडक्शन में सेक्शन 8 समझाओगे, प्रोविजन में उसका कंटेंट एक्सप्लेन करोगे, फैक्ट ऑफ द केस में जो क्वेश्चन है उसको कॉपी करोगे, लास्ट में कंक्लूजन दोगे, अपने आप 4 पॉइंट्स बन गए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन इतने से में बन जाता है। तो जहां ऐसे रिलेवेंट लगेगा केस वाला पॉइंट मैं आपको बता दूंगा, आप उसको टिक करके रख सकते हो कि दिस इज अ केस लॉ क्वेश्चन, यहाँ से केस बन सकता है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। सेक्शन 12 एक बार स्किप कर दो, उस पर बाद में आता है। सेक्शन 13 देख लो। हर सेक्शन में एक डिफरेंट सिचुएशन, बट बात लिमिटेशन पीरियड की हो रही है मोर और लेस, तो आपको एग्जांपल्स के फॉर्म में मिलेंगे। सेक्शन 13 जो है ना, उसमें एक नया टर्म यूज किया, पॉपर। कहीं पे सुना है, कहीं पे पढ़ा हो पॉपर? तो पॉपर का मतलब डिक्शनरी मीनिंग जो है ना, दैट इज लाइक ऐसा पर्सन जो अपनी बेसिक फाइनेंशियल नीड्स फुलफिल नहीं कर सकता। ठीक है, एक पुअर पर्सन की बात हो रही है, दैट इज अ पॉपर। वो है रोटी कपड़ा मकान और वाईफाई, आजकल एडिशन हो गया, रोटी कपड़ा मकान बेसिक रिक्वायरमेंट है, अब उसमें वाईफाई ऐड हो गया क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलता। तो रोटी कपड़ा मकान और वाईफाई जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको क्या बोलेंगे? पॉपर। फाइनेंशियली वेरी पुअर पर्सन, बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी उसके पास फंड्स नहीं, वैसा है। अब पॉइंट ये है कि जब एक ऐसे पर्सन की बात हो रही है जो फाइनेंशियली इतना वीक है कि 2 टाइम का खाना नहीं खा पा रहा है, बट अगर उसके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ, उसका किसी ने नुकसान किया, तो क्या उसको कोर्ट में जाके जस्टिस मिलना ये उसका राइट है या नहीं? राइट तो है, बट पैसे नहीं है। जैसे ही कोर्ट में घुसते हो ना, खर्चे शुरू हो जाते हैं, ये एफिडेविट बनवाओ, ये स्टैम्प पेपर लेके आओ, ये ड्राफ्टिंग करवाओ, ये कोर्ट की फीस भरो। तो लगता है कि यार मैं आया ही क्यों यहाँ पे, इतना तो मेरा बाहर नुकसान नहीं हुआ है जितना मैं खर्चा कर रहा हूँ। तो वो जो कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ता है, अब जिसके पास पैसे नहीं है वो कैसे करेगा? तो इसका मतलब फिर दूसरा मीनिंग ये हो गया कि जिसके पास पैसे है ना उसको ही जस्टिस मिलेगा, पैसा नहीं है तो आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते। ये भी चीज गलत हो गई। अब इंडियन लॉज में ना, इंडियन लॉज थोड़े इमोशनल भी है, हर चीज का प्रोविजन करके रखा है। तो बोला अगर आप ये कंडीशन में हो तो आप कोर्ट को एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो कि मुझे इस कैटेगरी में काउंट करो और मुझे फाइनेंशियल रिलीफ दो। तो जो लीगल एक्सपेंस है वो माफ हो जाए, कोर्ट अपनी फीस वेव ऑफ कर दे, या तो कुछ एक्सटेंड तक वेव ऑफ कर दे या कंप्लीटली वेव ऑफ कर दे। अच्छा, कोर्ट लॉयर भी अपॉइंट करके देती है आपको उनके खर्चे पे, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील होते हैं उनमें से आपको कोई अपॉइंट करके दे देंगे और उसकी फीस आपको या तो कम देनी पड़ेगी या पे नहीं करनी पड़ेगी। अब पॉइंट ये है कि आप इस पॉपर वाली कैटेगरी में हो, आपको ऐसा लगता है आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ, सिविल डिस्प्यूट हुआ, आप कोर्ट में केस फाइल करना चाहते हो बट पैसे नहीं, तो पहले आपको कोर्ट में ये एप्लीकेशन करना पड़ेगा, पॉपर वाला। अब पॉपर वाला एप्लीकेशन आपने इमीडिएट कर दिया,
और वो एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में कोर्ट ने 2 महीने लगा दिए और फिर बोला कि ठीक है आप एप्लीकेशन कर दो, प्रॉपर वाले में हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये जो 2 महीने गए ये आपके लिमिटेशन पीरियड में से माइनस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? क्यों नहीं होने चाहिए? ये तो कोर्ट के हाथ में। ठीक है, अब ऐसा हुआ इंसिडेंट जो है ना आज हुआ है डे 1 पे, तो आपका लिमिटेशन पीरियड तो नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो गया होगा। आप 5 दिन के बाद, 5 डेज ऐड कर रहा हूँ, 5 दिन के बाद जाके ये प्रॉपर वाली एप्लीकेशन कर देते हो, ठीक है, और उसके बाद कोर्ट इसको सॉल्व करने में 2 महीने लगा देता है। तो आपके लिमिटेशन पीरियड में से 2 महीने तो माइनस नहीं होने चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। अब ये तो कोर्ट 2 महीना लगाए, 3 महीना लगाए, 6 महीना लगाए, क्या पता मेरे लिमिटेशन पीरियड से ज्यादा टाइम लगा दे, तो मेरा तो टाइम ही चला जाएगा केस फाइल करने का। बट ये 5 दिन का क्या, ये माइनस होंगे कि ये भी नहीं होंगे? ये होंगे। देखो इंसिडेंट आज हुआ था, अगले दिन से लिमिटेशन पीरियड तो स्टार्ट हो गया था, आपने 5 दिन लगाए एप्लीकेशन करने में, ये 5 दिन आपकी वजह से लगे। आप चाहते तो 1 दिन में भी फाइल कर सकते थे, तो ये आपका जो भी लिमिटेशन पीरियड होगा आपके केस में उसमें से माइनस होगा। लेकिन ये 2 मंथ्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो आपके ड्यूरेशन में से माइनस नहीं होगा। इसके बाद वापस से नेक्स्ट डे से आपका लिमिटेशन पीरियड का काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। कोर्ट ने बोल दिया ना हाँ भाई प्रॉपर वाली एप्लीकेशन मान ली, अब केस फाइल कर दो। अब केस फाइल करने में ना आपने इसके बाद और 15 दिन लगा दिए, तो ये 15 दिन आपके लिमिटेशन पीरियड से गए, ये 5 दिन आपके लिमिटेशन पीरियड से गए, ये आपकी गलती नहीं। लॉजिक समझ आ रहा है? एकदम लॉजिकल प्रोविजन, बस सेक्शन 13 इतना ही बोल रहा है। क्लियर? देख लो, लैंग्वेज पढ़नी है साथ साथ में रीड कर लो, कोई डाउट आए टर्म में तो बता दो। बोलो, लैंग्वेज में कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? पूछना है कुछ? लॉजिक समझ आया प्रॉपर वाला? अब ये सारी चीज़ों को आप अपने वर्ड्स में आराम से फ्रेम करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीनिंग सेम निकलना चाहिए। अब वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। कितनी बार क्या होता है ना, एज ए स्टूडेंट अपने माइंड में सब कुछ होता है, ये आपके साथ भी होता होगा डेफिनेटली, माइंड में पूरा कंसेप्ट क्लियर है, पेपर पे उतारते टाइम कुछ सोच के लिख रहे हैं, अब वो लिख तो दिया, फिर उसको जब पढ़ते हैं वापस खुद ही पढ़ रहे हैं तो क्या होता है, कोई तीसरा ही मीनिंग निकल रहा है। बोले यार मैं खुद मन में सोच रहा था उस हिसाब से ही लिख रहा हूँ, अब लिखने के बाद पढ़ रहा हूँ तीसरा मीनिंग निकल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो जो आपके माइंड में कंसेप्ट है वर्ड्स में कन्वर्ट होना चाहिए, और वो लैंग्वेज का जो लॉजिक है वो इसके साथ मैच हो जाना चाहिए। बाकी वर्ड टू वर्ड जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा वो। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन नंबर 14, ये भी सिमिलर पॉइंट है, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम बोनाफाइड टेकन इन अ कोर्ट विदाउट ज्यूरिसडिक्शन। अगेन एग्जांपल थोड़ा सा डिफरेंट। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था, कोर्ट के पावर्स। ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड करने के लिए 4 पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है वो ज्योग्राफिकल बाउंड्री, जैसे मैंने आपको बोला कि सूरत में डिस्प्यूट हुआ है, आप दिल्ली के कोर्ट में केस फाइल करोगे तो वो एरिया अलग हो गया ना, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वैसे और भी रीजन होते हैं, सब्जेक्ट मैटर का रीजन हो सकता है, पर्सन कौन इन्वॉल्व है वो रीजन हो सकता है, और एक फाइनेंशियली अमाउंट कितना इन्वॉल्व है वो रीजन हो सकता है। 4 पॉइंट्स बता रहा हूँ। पहला लोकेशन, रीजनल बाउंड्री, दूसरा सब्जेक्ट मैटर। अब सब्जेक्ट मैटर का एग्जांपल ले लो आरटीआई वाला। आरटीआई में मैंने आपको लास्ट में वो सेक्शन 23 में बताया था कि आरटीआई का केस लोएस्ट ग्रेड के कोर्ट में फाइल नहीं हो सकता, सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है, ये बात हुई थी। दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मतलब आरटीआई केस क्या है, आरटीआई का केस है, लोअर कोर्ट में नहीं जाएगा, ये एक एग्जांपल हो गया। तीसरा होता है पर्सन इन्वॉल्व, केस में कौन लोग इन्वॉल्व है, जैसे कोई आर्मी पर्सन इन्वॉल्व है, कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, कोई चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व है। अगर ऐसे लोग इन्वॉल्व है जिनके पास कोई डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है तो हर छोटा मोटा कोर्ट उन पे केस नहीं चला सकता, तो वो एक ज्यूरिसडिक्शन का इशू आ गया। और 4th पॉइंट है पैसों का, फाइनेंशियल मैटर। 1000 करोड़ का केस है, छोटा सिविल कोर्ट मैटर सॉल्व कर लेगा, बड़े कोर्ट में भेजना पड़ेगा जिनके पास ऐसे केसेस को ठीक से हैंडल करने का एक्सपीरियंस हो। तो इन चारों में से कोई भी पॉइंट ज्यूरिसडिक्शन को लेके हो सकता है। अब आपने जब केस फाइल किया, यू आर नॉट अवेयर ऑफ दीज टेक्निकल थिंग्स, तो आपने अपने हिसाब से कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अच्छा, कोर्ट को तो पता होता है ना कि उनके पास किस चीज का ज्यूरिसडिक्शन है किसका नहीं, उन्होंने आपको गाइड नहीं किया, केस एक्सेप्ट कर लिया। 2 महीने से ट्रायल चल रहा है, 3 महीने से, 3 महीने के बाद पता चला कि इस कोर्ट के पास तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। अब क्या करोगे, दूसरे कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो ये 3 महीने जो आपका टाइम वेस्ट हुआ, ये आपके लिमिटेशन पीरियड में से माइनस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
नहीं, रीजन क्या है, सेम जो यहाँ पे था, इट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, क्योंकि ये तो कोर्ट की गलती, आपकी गलती नहीं। क्लियर है पॉइंट। तो जैसे ये 2 महीने कोर्ट की मिस्टेक की वजह से या कोर्ट के एप्लीकेशन प्रोसेस की वजह से आपको टाइम चला गया, सेम केस यहाँ पे भी हो रहा है। कोर्ट ने जितना आपका टाइम वेस्ट कर दिया वो आपके लिमिटेशन पीरियड में से माइनस नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 18। मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर लैंग्वेज आपको रीड करनी तो लास्ट में देख सकते हो। सेक्शन नंबर 18 और सेक्शन नंबर 19। चलो पहले 18 वाला ही देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। इसका भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर थियरी रिलेट करेंगे। पॉइंट ये है कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है। अब जैसे कोई फ्लैट बुक करा लिया, तो अपने आप ही कितनी प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। आपने ना बुकिंग में प्रॉपर्टी खरीदी, मतलब टोकन दे दिया, थोड़ा थोड़ा पेमेंट करते जा रहे हो। बिल्डर बोल रहा है बिल्डिंग बना रहा हूँ, आपको पोजीशन दे दूंगा 2 साल के अंदर। अब ये अग्रीमेंट आपने उसके साथ कर लिया और पेमेंट उसको करना स्टार्ट कर दिया। अब उसने जो 2 साल का कमिटमेंट दिया है वो उसको पूरा करना पड़ेगा या नहीं? करना पड़ेगा डेफिनेटली। अगर वो पूरा ना करे तो आपके पास कुछ लीगल एक्शन लेने का पावर होना चाहिए या नहीं? होगा। आप कोर्ट में उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, जो टाइम डिले हुआ उसके बदले पैसे मांग सकते हो, ये सब होगा। अब बात यही है, 2 साल का उसने कमिटमेंट दिया, लेकिन जब 24 मंथ्स खत्म होने की बात आई ना, तो उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था एंड क्लियरली दिख रहा है कि वो डिलीवर नहीं कर पाएगा, उसको कुछ और टाइम चाहिए। अब ये कोई जेन्युइन रीजन की वजह से भी हो सकता है, जैसे कोविड के टाइम पे अपन ने देखा कि भाई सारी चीजें बंद हो गई। अब बिल्डर ने आप सबको मीटिंग के लिए बुला लिया, उसने बोला भाई देखो ऐसा ऐसा इशू हो गया है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स है जिस वजह से काम पूरा नहीं हो पाया। अब आपके पास चॉइस है, या तो आप मेरे ऊपर जाके केस फाइल करो, वो तो आप कल ही कर सकते हो, टाइम खत्म होने का कभी भी करो, लेकिन उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आप केस फाइल करोगे, कोर्ट में खर्चा करोगे, मैं बिल्डिंग तो आपको उतने दिन में रेडी करके दूंगा जितना मेरे पास टाइम अवेलेबल है या जितना लगने वाला है, मैं जल्दी नहीं कर सकता। बट अगर उसके बदले आप लोग सब मुझे खुद ही कुछ परमिशन दे दो, टाइम एक्सटेंशन दे दो, हम उसके लिए एक अग्रीमेंट कर लेते हैं, तो उससे आपका भी फायदा है, टाइम बाउंड भी रहूंगा मैं, और मैं काम कंप्लीट करने की आपको अश्योरेंस भी दे सकता हूँ। और अगर मैं ना कर पाऊँ तो आप तो बाद में भी कोर्ट में जा ही सकते हो, मना कौन कर रहा है? आ रही बात समझ में? तो आप सबने दिमाग लगाया कि भाई क्या करना चाहिए, फिर आपको लगा कि देखो प्रॉब्लम जो है वो जेन्युइन हुई है, बिल्डर की गलती नहीं है, तो उसको टाइम दे देना चाहिए। कोर्ट में जाके झगड़ा करेंगे तो और साल वेस्ट होंगे, इससे तो बेटर है साल भर का टाइम दे दो। तो आपने और मैंने एक फ्रेश अग्रीमेंट कर लिया फॉर टाइम एक्सटेंशन फॉर अनदर 1 ईयर, और उसमें क्लियरली मैंने एक्नॉलेज किया है कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक्सटेंडेड टाइम में मैं आपको बिल्डिंग कंप्लीट करके दूंगा, नहीं दे पाया तो आप केस फाइल कर देना। अब पॉइंट ये है कि इसमें आपके लिमिटेशन पीरियड का क्या होगा, ये 1 साल आगे पोस्टपोन होगा या फिर ये 1 ईयर आपके लिमिटेशन पीरियड में से माइनस हो जाएगा? क्या होना चाहिए? पोस्टपोन होना चाहिए ना, फ्रेश लिमिटेशन पीरियड मिलना चाहिए। इस सेक्शन में सिंपली यही बोला है कि अगर ऐसी कोई भी ऑब्लिगेशंस मैं एक्नॉलेज करता हूँ और अग्रीमेंट रिन्यू करता हूँ, तो उसमें जितना भी टाइम मैंने एक्सटेंशन मांगा है, आपका लिमिटेशन पीरियड भी बाय डिफॉल्ट उतने टाइम से एक्सटेंड हो जाएगा। ये लॉजिकल बात है और ऐसे ही होना चाहिए। तो सेक्शन 18 यही बोल रहा है। अब आप इसकी लैंग्वेज देखोगे वो पॉइंट्स में तो रिलेट होता जाएगा, साथ साथ में टैली करा देता हूँ, देख लो। सेक्शन 18 डील्स विद द इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी और राइट, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर्टी का एग्जांपल दिया। ऑन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट शुड बी प्रेजेंट फॉर अ वैलिड एक्नॉलेजमेंट एज पर सेक्शन 18। देयर मस्ट बी एन एडमिशन और एक्नॉलेजमेंट, मैंने एडमिट किया कि मेरी तरफ से डिले है और मैं इस पे काम करने के लिए रेडी हूँ। सच एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी और राइट, वो भी है। इट मस्ट बी मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अभी तो आपके पास लिमिटेशन पीरियड बाकी है ना, मैं तो 24 महीने खत्म होते ही आपको बुला लिया कि देखो ये बिल्डिंग कोई अगले दिन कंप्लीट नहीं होने वाली है, आपके पास आज भी पूरा राइट है कि आप चाहो तो मुझ पर केस फाइल कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक बोलते हैं ना सही ऑप्शन दे रहा हूँ कि केस के चक्कर में ना पड़ के मुझे टाइम एक्सटेंशन दे दो। हाँ, उसके बदले आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देनी है, कुछ मेरी तरफ से कॉम्पनसेट करना है, मैं कर दूंगा, लेकिन कोर्ट केस के चक्कर में मत पड़ो। और आप लोगों ने अग्री किया, तो आज मैंने आपको प्रेशराइज नहीं किया, आज आपके पास चॉइस है कि कल कोर्ट में जाना है या मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना है। आप चाहो तो कोर्ट में जा सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन लॉजिकली समझा रहा हूँ कि प्रैक्टिकली इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उल्टा मुझे टाइम दे दो। 2 साल कोर्ट में धक्के खाओगे, इससे अच्छा 1 साल मुझे दे दो, मैं बिल्डिंग कंप्लीट करके दे रहा हूँ और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी राइटिंग में ले रहा हूँ, ओरली नहीं बोल रहा हूँ, फिर तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन है। और नेक्स्ट, इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पार्टी अगेंस्ट होम सच प्रॉपर्टी इज क्लेम, मैं साइन करके दे ही रहा हूँ, तो फिर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में लिमिटेशन पीरियड जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, आपको बाद में भी पूरा टाइम मिलने वाला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्लियर ये पॉइंट? ठीक है, तो सेक्शन 18 यहाँ पे कवर अप हुआ। नेक्स्ट देखो सेक्शन नंबर 19, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सेक्शन 19 में ना बात पैसों की हो रही है और वो प्रैक्टिकल सेक्शन है, आपको एग्जांपल देता हूँ समझ आएगा, मार्केट में ऐसा होता भी है। देखो सिचुएशन क्या है कि सपोज मैंने आपसे अगेन कुछ पैसे उधार ले लिए, अब जो अमाउंट मैं बोरो कर रहा हूँ ना, लेट इट बी सपोज 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए आज उधार लिए और बोला कि 2 साल के बाद ये पैसे मैं आपको इंटरेस्ट के साथ रिटर्न कर दूंगा। इंटरेस्ट भी हमने फिक्स कर लिया, कुछ 10% पर एनम ऐसा कुछ रख लेते हैं, तो कितना अमाउंट हो जाएगा, 2 लाख रुपए इंटरेस्ट हो गए, तो मुझे आपको 12 लाख रुपए रिटर्न करने हैं विद इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स।
2 years कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका फोन आया, बोले सर वो पैसों का क्या हुआ? मैंने बोला देखो बड़ा अमाउंट है, मुझे पता है देना है, मैं अरेंज कर रहा हूँ, 2-4 दिन में हो जाएगा। आपने भी इतना माइंड नहीं किया, चलो 2-4 दिन बोला इतना चलता है। 2-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, वही वापस पेमेंट आ नहीं रहा है। आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, बोले यार पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ऐसा करते करते आज देता हूँ कल देता हूँ करके 3 महीने मैंने खींच दिए, 1 रुपया भी नहीं दिया। और आपको पता है कि मनी मैटर में कल हम बात कर रहे थे, डेट रिकवरी में लिमिटेशन पीरियड कितना होता है? 3 साल। ये हमने एग्जाम्पल लिया था। तो 3 महीने तो मैंने आपको 1 रुपया भी नहीं दिया। अब उसके बाद और खींचूंगा तो फिर आप कोर्ट में जाओगे, मुझे मालूम है। तो मैंने क्या किया, ये 10 लाख रुपए में से ना, या टोटल 12 लाख के पेमेंट में से मैंने आपको 1 लाख रुपए दे दिए। मैं बोला देखो अभी इतना अमाउंट आया है, आप एक बार 1 लाख रुपए रख लो, मैं बाकी के भी धीरे धीरे करके दे दूंगा। अब पता है इससे क्या होता है, आपके माइंड में थोड़ा टेंशन कम हो जाता है कंपेरेटिवली। अभी तक कुछ नहीं आया था, 3 महीने से आप पीछे भाग रहे हो, मैंने 1 रुपया नहीं दिया। आपके तो मन में आ गया था एक बार के पैसे डूब गए, बट जैसे ही मैंने पैसा दिया आपको क्या लगेगा? बोले नहीं यार पैसे आ जाएंगे, प्रॉब्लम हो गई, फंस गए, सामने वाले के पैसे नहीं आए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर नहीं देने होते तो 1 लाख भी क्यों देता? अब आप उसकी साइड ले रहे हो कि नहीं पैसे दे देगा, आप थोड़ा टेंशन फ्री हो गए। बट आप देख रहे हो इस प्रोसेस में अभी तक 3 महीने जा चुके हैं। अभी 1 लाख रुपए देने के बाद वापस वही, आज पे करता हूँ, कल पे करता हूँ। अब आप भी थोड़े से ठंडे हो गए कंपेरेटिवली कि चल पैसे आ जाएंगे। 6 महीने और निकाल दिए मैंने। 6 महीने के बाद मैंने आपको 2 लाख रुपए और दिए। बोला लो रख लो, ये आ गए हैं, जैसे जैसे आएंगे मैं देता जाऊंगा। 9 मंथ्स जा चुके हैं, 12 लाख में से अभी तक 3 लाख रुपए आए, और ये 9 महीने का ब्याज तो और देखा जाए तो आपको मिलना ही चाहिए। तो डिले होता जा रहा है। अब ऐसे स्टोरी चलती रहेगी। मैंने पूरे 3 साल निकाल दिए, और 3 साल में आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो 10 लाख रुपए था ना, उसमें से आपको 6 लाख रुपए मैंने दिए। और मान लेते हैं कि इंटरेस्ट के 2 लाख भी मैंने दे दिए, तो 8 लाख रुपए आपके आ गए। अभी कितने बाकी है? 4 लाख। टाइम खत्म हो चुका है। अब मुझे पता है 3 साल तो हो गए जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी वहां से। अब मैंने फिर बहाने बनाने शुरू कर दिए, मतलब ये नुकसान हो गया है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, और पैसे अरेंज ही नहीं हो पा रहे। देखो मुझे नहीं देने होते तो मैं इतने भी क्यों पे करता, पूरा ही ना बोल देता। बट अभी भी 4 लाख तो बाकी है। आप भी सोच रहे हो नहीं नहीं सर इतना जेन्यूनली बोल रहे, नहीं तो ये पैसे क्यों देते, नुकसान हो गया होगा, जाने तो क्या कर सकते हैं। और 3 साल खत्म होने का मतलब कि अब आप मुझ पर केस भी फाइल नहीं कर सकते। तो मैं जानबूझ के टाइम खींच रहा था। 3 साल तक आते आते मैंने इतने पैसे दे दिए, बाकी 4 लाख रुपए मैंने बचा लिए। तो ऐसे तो आपका नुकसान हो गया। बात समझ आ रही? तो सेक्शन 19 ये बोल रहा है कि भाई इसका सॉल्यूशन हमने निकाल दिया इस प्रोविजन में। जैसे ही मैंने आपको यहाँ पे 1 लाख रुपया दिया, ठीक है, बाकी का आपका जो 11 लाख बाकी है ना, उसके लिए आपके पास यहां से नया लिमिटेशन पीरियड अवेलेबल हो गया 3 साल का, फॉर रिमेनिंग 11 लाख रुपीज। फिर जैसे मैंने आपको 6 महीने बाद और 2 लाख रुपए दिए, तो अब जो बाकी के आपके 9 लाख रुपए बचे हैं ना, उसके लिए आपके पास यहां से 3 साल का नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया। समझ आ रही बात? तो अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा पेमेंट करके 3 साल निकाल दूं और फिर हाथ खड़े कर दूं पैसे नहीं दूंगा, वो नहीं हो सकता। क्योंकि एवरी पेमेंट पे, चाहे वो प्रिंसिपल पे करूं या इंटरेस्ट पे करूं, रिमेनिंग अमाउंट के लिए फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रोविजन किसके फेवर में? मनी लेंडर के फेवर में, जिसके पैसे फंसे हुए हैं, कि उसका वो 3 साल रिमेनिंग अमाउंट के लिए कभी खत्म ही नहीं होगा। तो अगर मैं ऐसी स्कीम लगाने जाऊंगा तो सेक्शन 19 उस चीज को रोक देगा। आ रहा है समझ में? क्लियर? तो दोनों पॉइंट ध्यान रखना, उसमें देखो टाइटल में है डेट और इंटरेस्ट। ठीक है, डेट और इंटरेस्ट। तो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा तो भी रिमेनिंग अमाउंट के लिए फ्रेश लिमिटेशन पीरियड, मैं डेट इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा तो भी सेम प्रोविजन वैसे रहेगा। आप लैंग्वेज पढ़ सकते हो, देख लो, रीड कर लो लैंग्वेज।
बोलो, रीड कर लिया? लैंग्वेज में कोई डाउट? स्टोरी समझ आ गई? क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट पॉइंट है सेक्शन नंबर 24 आज के लिए, छोटा सा पॉइंट, इंटरेस्टिंग है, बहुत छोटा सेक्शन है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बात हो रही है डेट और टाइम को लेके, जो कैलेंडर फॉलो होता है, क्योंकि कैलकुलेशन है, लिमिटेशन पीरियड काउंट करेंगे तो एक लास्ट डेट आएगी कि इस दिन तक अप्लाई करना है। अब ये लास्ट डेट निकालनी है, आपको पता है वर्ल्ड में अलग अलग कैलेंडर्स यूज होते हैं, आइडिया होगा। एक तो अपना इंग्लिश वाला जो कैलेंडर सैटरडे संडे वाला जनवरी फरवरी अपने यूज कर रहे हैं, वो उसमें 2024 चल रहा है। लेकिन एक अपना हिंदी कैलेंडर भी होता है, उसका विक्रम संवत बोलते हैं, देखा है कभी? उसमें जो ईयर है वो अलग है, वो आगे चल रहा है, वो 2086 या 87 ऐसा कुछ चल रहा है। वो न्यूज़पेपर में आप देखना ऊपर लिखा हुआ आता है, तो वो डेट आती है, तो 2087 88 के आसपास कहीं चल रहा है वो, वैसा है। तो वो कैलेंडर अलग है, अपना इंग्लिश कैलेंडर जो अपन फॉलो कर रहे हैं वो अलग है। अब गुजराती कैलेंडर भी होता है, स्कूल टाइम में पढ़े अपने, गुजराती में जो महीने होते हैं उनके नाम कुछ ध्यान है हिंदी गुजराती में, तो वो अलग मंथ है। तो अगर ये इतनी वेराइटी रहेगी ना, तो कोर्ट में पता है लॉयर्स कम नहीं होते, ऐसे सब पॉइंट लेके जाते हैं। लिमिटेशन पीरियड इंग्लिश कैलेंडर की सब खत्म हो गया ना, बोले मैं तो गुजराती वाला कैलेंडर फॉलो करता हूँ, मेरे को तो इंग्लिश आती नहीं है। बोले ये क्या बात होगी, कैलेंडर तो सब एक ही फॉलो करेंगे। इस बात का कंफ्यूजन ना हो इसके लिए सेक्शन लिखना पड़ा उनको 24, जिसमें क्लियर कर दिया कि जो इंग्लिश वाला कैलेंडर है वो स्टैंडर्ड है और पूरे इंडिया में वही यूज होगा फॉर कैलकुलेटिंग लिमिटेशन पीरियड। उसको फॉर्मली बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। जो अपना इंग्लिश कैलेंडर है उसको फॉर्मली बोला जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, तो वो नाम ध्यान रखना। तो सेक्शन 24 बता रहा है कि ये स्टैंडर्ड है, सबको फॉलो करना है। क्लियर? बस इतना पॉइंट है, इसमें और कुछ नहीं। अब जो रिमेनिंग बचा है, ये सेक्शन नंबर 12 है और ये क्लासिफिकेशन वाले पॉइंट्स है, और आगे सेक्शन 5 की लैंग्वेज, ये अपने कल पैकअप करेंगे। क्लियर?